हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में पद और पद परिचय, साथ में पदबंध के बारे में जाना। आज की क्लास में नया टॉपिक लेके आए हैं, वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ये आपके क्लास 10 के सिलेबस में है। तो आइए पहले वाक्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वाक्य जो है पदों के व्यवस्थित, ये हमने पद में भी पढ़ा कि जो एक वाक्य है उस वाक्य से ही हम पद को लेते हैं। यानी कि जब आप शब्दों को एक व्याकरण के नियमों में व्यवस्थित करके रखते हैं तो उससे एक वाक्य बनता है और उसका एक अर्थ निकलता है। लेकिन अब वाक्य की रचना आप किस तरह से करते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्यों के भेद यहाँ पर बताना है। एक होता है इसमें अर्थ के आधार पर, तो उसको भी हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य पदों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि आप पद पढ़ चुके हैं। तो वाक्य जो है पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। किसी भी पद का परिचय हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि आप किसी पद का परिचय दे रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप वहां पर बताएंगे। अगर वो पद संज्ञा है तो आप क्या क्या चीजें उसके बारे में क्या क्या बताएंगे, उस संज्ञा का भेद क्या है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, ठीक है, उसमें कारक क्या है और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। ये सारी बातें आप पदों में जान चुके हैं। अब ये जो वाक्य है, इन पदों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जो पूर्ण अर्थ देता है, वाक्य ऐसा होगा जो जिसका एक पूरा अर्थ होगा। आपको सारी जो जितने भी वर्ड लिखे हैं वो इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि आपको उसका एक अर्थ निकल कर आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, गौरव गेंद से खेल रहा है, तो यहाँ पर हर पद को जो है व्यवस्थित तरीके से रखा गया है ताकि उसका एक उचित अर्थ भी निकले। तो वाक्य क्या होता है, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं जो पूर्ण अर्थ देता है। उदाहरण के लिए, गौरव गेंद से खेल रहा है, गौरव गेंद से खेल रहा है। तो आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। अब वो तीन भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। चलिएगा, लिखिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं या तीन भेद होते हैं। सरल या फिर जिसे आप साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य या और मिश्रित वाक्य। ये तीन रचना के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। चलिएगा, नोट करें इसे भी। तो अब आप पहली हेडिंग डालिएगा, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें आई हैं, इसमें लिखा है उद्देश्य और विधेय। ये उद्देश्य और विधेय क्या चीज है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उद्देश्य लिखिएगा, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति उसे आप उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए,
उसे आप उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कहा, वाक्य में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप बात करते हैं उसे आप कहेंगे वो आपका क्या है, उद्देश्य है। जैसे इस वाक्य में देखिए, मोहन जा रहा है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में। तो यहाँ मोहन आपका उद्देश्य है। और ठीक है, तो अभी हमने उद्देश्य ही जाना, उद्देश्य लिख लीजिएगा नोट करके कि वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए या कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, उसे उद्देश्य का कहते हैं या वो उद्देश्य कहलाता है। किसी भी वाक्य में आप या तो किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे या फिर किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपका उद्देश्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, मोहन जा रहा है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मोहन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर मोहन जा रहा है, ये उद्देश्य है, मोहन आपका उद्देश्य है। ठीक है, अब इसमें दूसरा शब्द आया था विधेय। तो विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ आप कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह आपका विधेय कहलाता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, क्योंकि हमने मोहन के बारे में बात की है इसलिए मोहन तो आपका उद्देश्य हो गया, और हम बात कर रहे हैं क्या, उद्देश्य के बारे में कि वो जा रहा है, तो ये आपका विधेय हो गया है, ये आपका विधेय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ मोहन आपका उद्देश्य है और विधेय आपका जा रहा है, ये आपका क्या है, विधेय है। हमने एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं कि राम विद्यालय जा रहा है, लिख सकते हैं राम विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर राम आपका उद्देश्य है और विधेय आपका जा रहा है। ठीक है, विद्यालय जा रहा है पूरा ही आएगा, विद्यालय जा रहा है। तो राम, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम आपका उद्देश्य है, लेकिन हम राम के बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो आपका विधेय हो जाएगा। तो इसको आप लिख लें। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय में आप समझ गए, किसी भी वाक्य में उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो यहाँ हमने कहा मोहन जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहन के बारे में, इसलिए मोहन आपका उद्देश्य है। जा रहा है ये आपका क्या है, ये पूरा आपका विधेय है, क्योंकि हम मोहन के बारे में यही बात कर रहे हैं। उद्देश्य आपका क्या है, उद्देश्य आपका मोहन है और मोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जा रहा है। राम खा रहा है, तो राम आपका उद्देश्य है, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, और खा रहा है ये आपका विधेय है, क्योंकि उद्देश्य के बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, तो इसे आप नोट करके लिखेंगे, उद्देश्य के वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय करके लिखेंगे नोट करके कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह आपका विधेय कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अब आप कुछ इसकी परिभाषा पर आइए। क्या कहा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य की समझ रहे थे, लेकिन इसमें दो शब्द आए थे, उद्देश्य और विधेय। तो इनको भी आप नोट करके लिखेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो जहां आपको एक उद्देश्य दिखे, एक विधेय दिखे, अब कहीं कहीं क्या होता है, हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे, राम और मोहन जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक उद्देश्य नहीं है आपका, यहाँ पर दोनों के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ एक उद्देश्य हो, काम भी एक ही कर रहा है, राम जा रहा है एक ही तो काम कर रहा है वो, है ना, तो यहाँ पर क्रिया भी एक ही है, विधेय भी आपका एक ही है। ठीक है ना, इसलिए ये आपकी सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है, इसलिए ये आपका सरल या साधारण वाक्य है। तो यहाँ उद्देश्य और विधेय पर फोकस करें और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
दूसरे शब्दों में आप सरल वाक्य को बहुत सिंपल सी, इसको लिख लिया तो मैं इसे रफ कर दूं। उद्देश्य और विधेय आपने अगर लिख लिया तो इसे हम रफ कर लेते हैं। उद्देश्य और विधेय आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पर एक दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं सरल वाक्यों में। ये परिभाषा लिखाने का मतलब ये था, मकसद ये था ताकि आपको उद्देश्य और विधेय में अंतर और उद्देश्य और विधेय आप पहचान सकें। ठीक है, चलें, क्योंकि वाक्य के बारे में आप जान रहे हैं तो आपको उद्देश्य और विधेय जानना भी आवश्यक है। तो अब हम यहाँ इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं, दूसरी सरल शब्दों में। ये भी लिखी है, लेकिन इससे सरल सरल भाषा में क्या कहें आप? जिस वाक्य में लिखिएगा, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है, या फिर सरल वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है, ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत सरल भाषा में लिखें तो जिसमें एक ही क्रिया आपको मिले। तो यहाँ पर आप देखिए, एक ही काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो काम एक ही है। यहाँ पर राम खा रहा है तो एक ही काम हो रहा है, खाने का। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोहन और राम करता है तथा जा रहा है और खा रहा है, ये क्रिया है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और क्रिया है, इसलिए ये आपकी सरल वाक्य है। समझ रहे हैं? इसमें एक ही कर्ता है। कर्ता का मतलब उद्देश्य, जिसको आप अब उद्देश्य और विधेय कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है कर्ता, और कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में काम या जिसके बारे में कोई बात की जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका एक ही कर्ता है, राम और मोहन आपकी कर्ता है, तथा जा रहा है और खा रहा है, ये क्रिया है। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य में सिंपल सी भाषा में आप समझें तो आप ये कह सकते हैं कि मोहन और राम, यहाँ आपका एक एक तो कर्ता है, कर्ता यानी कि काम करने वाला, और एक ही उसमें क्रिया है। तो ये आपके सरल वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाती है या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ये शब्द आपको जानने आवश्यक हैं। विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं, कंजक्शन जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, तो किसी योजक से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब दो उपवाक्य आपस में जुड़ करके एक वाक्य बनाते हैं तो वे आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े होने पर प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। तो आप यहाँ पर देखिए, एक संयोजक लगाकर हमने दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को मिला करके एक वाक्य बनाया। जैसे ये दो वाक्य थे, क्या थे कि मोहन ने अपना काम किया, ठीक है, और न लगाएं तो फिर से आप कहेंगे कि मोहन अपने घर जाने लगा। तो इन दोनों ही वाक्यों को हमने एक संयोजक जोड़ करके एक मिश्रित वाक्य, एक संयुक्त वाक्य में हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। एक वाक्य था मोहन ने अपना काम किया और दूसरा वाक्य है कि मोहन घर जाने लगा। तो क्योंकि कर्ता एक ही है तो हमने यहाँ पर वाक्य क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर
दोनों को जोड़ दिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम ने बहुत मेहनत किया इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। तो दो वाक्य जुड़ करके एक वाक्य बना रहे हैं, एक संयुक्त वाक्य बना रहे हैं कि राम ने बहुत मेहनत किया। अब इसलिए ना लगाएं, ये इसलिए तो आपका संयोजक है, ये योजक है, वह परीक्षा में प्रथम आया। तो ये दो वाक्य थे कि राम परीक्षा में प्रथम आया या वह परीक्षा में प्रथम आया। तो हमने क्या कर दिया, दोनों ही वाक्यों को मिला दिया और एक संयुक्त वाक्य यहाँ पर बना दिया है। चलिएगा इसे भी लिखिएगा। तो यहाँ हम कुछ संयोजक वाक्यों को लिखेंगे, शब्दों को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, और, ठीक है। लेकिन, परंतु, इसलिए, और, या, अथवा, या, अथवा, अतः, ठीक है, तथा, अन्यथा, तथा, अन्यथा, किंतु, परंतु, इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये सभी आदि कुछ शब्द यहाँ पर संयोजक हैं। तो लिखिए, जब दो उपवाक्य आपस में जुड़ करके जब दो उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। जैसे मोहन ने अपना काम किया और घर जाने लगा। राम ने बहुत मेहनत किया इसलिए वह परीक्षा में प्रथम आया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ दो उपवाक्य आपस में जुड़ करके एक क्या करते हैं, एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ योजक चिन्ह से या योजक से जुड़े होते हैं। योजक शब्द आपके यहाँ पर कुछ हैं, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, और, या, अथवा, अतः, तथा, अन्यथा, किंतु। तो इन शब्दों से आप दो वाक्यों को आपस में, दो उपवाक्यों को, वाक्य तो एक बनेगा लेकिन यहाँ दो उपवाक्यों को आप आपस में जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य में बदल देंगे। ठीक है, चलिए, और इसका तीसरा यहाँ पर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, नेक्स्ट लिखिएगा, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो और जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक तो प्रधान होगा उपवाक्य और अन्य वाक्य उसी पर आधारित होंगे। ठीक है, जैसे मोहन ने कहा कि वह बाजार जाएगा। तो देखो, जब मोहन ने कहा, ये आपका क्या है, उपवाक्य है, और इसी पर जो है ये तो आपका प्रधान हो गया, इसी पर अन्य जो है आधारित हैं, इसी पर आधारित। देखो, मोहन ने कहा, तो जो मोहन ने कहा वही तो यहाँ पर दूसरा वाक्य होगा, क्योंकि ये दूसरे जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। वह तो बाजार जाएगा पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसमें भी एक तो मुख्य वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, और दूसरा जो है इस पर आश्रित। तो मोहन ने कहा कि, तो कि से हमने यहाँ पर इसे जोड़ दिया। ये दो उपवाक्य हैं, मोहन ने कहा और वह बाजार जाएगा, कि शब्द संयोजक से हमने इनको जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर ये प्रधान है और ये
इसका इसी पर आश्रित है, क्योंकि मोहन ने जो कहा, ये जो अगला वाक्य आएगा वो कहने पर ही आश्रित होगा, क्योंकि मोहन ने कुछ कहा होगा तो पहले वाक्य पर ही, पहले उपवाक्य पर ही ये आश्रित था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका एक तो प्रधान हो गया और दूसरा उस पर आश्रित हो गया। वह तो जाएगा, वह तो जाएगा, पर मैं नहीं जाऊंगा, ये दो उपवाक्य हैं, लेकिन वह जाएगा पर शब्द ने इन दोनों को जोड़ा है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो है एक दूसरे से क्या है, आश्रित हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है उपवाक्य। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह कलकत्ता जा रहा है। इस वाक्य में वह कलकत्ता जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है। देखो ये किसने कहा, राम ने कहा, और राम क्या है, राम आपका संज्ञा है। क्या कहा, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ राम ने कहा, क्या कहा कि वह कलकत्ता जा रहा है। तो देखो इस वाक्य में कलकत्ता जा रहा है संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि ये संज्ञा के लिए कहा गया है, राम के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम मुख्य वाक्य 3 बातें जानेंगे उपवाक्य के बारे में, कि ये भी मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ना, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका संज्ञा उपवाक्य हो गया, दूसरा इसी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विशेषण उपवाक्य क्या होता है। ठीक है, और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इन तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप इतना लिख लीजिएगा। तो यहाँ हमने संज्ञा, राम ने कहा, राम क्या है, संज्ञा है। क्या कहा राम ने, तो जो भी राम ने कहा वो आपका संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।